कमाल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि कमाल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग चुकी है। ये बात अब उसको समझ आ रही है कि उसके पास लगता है कि ज़्यादा देर वक्त नहीं, कुछ उसकी उम्र का तकाज़ा भी है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो ईर्षा को कहता है कि तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम आइज़ल का हमेशा ख़्याल रखोगी। और आगे से वो कहती है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। इस पर कहेगा कमाल कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास वक्त बहुत ही कम है। आए दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। तुम मुझे यकीन दिलाओ इस बात का कि तुम हर चीज़ को हैंडल कर लोगी। आगे शीर्षक कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपसे इस चीज़ का वादा तो नहीं करती हूँ लेकिन पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो और ही है, इसलिए वो कुछ और ही सोच रही है। लेकिन कमाल को तो इतना भी पता नहीं है कि आखिर ईर्षा के दिमाग में चल क्या रहा है, और वो तो उसको छोड़ने तक का सोचने लग चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बात से। कमाल और आइज़ल को कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी माँ का ख्याल रखोगी और उसको अपनी माँ ही समझोगी। इस पर आइज़ल को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो स्माइल कर देती है और खामोश हो जाती है। कहती है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, और जो कुछ सोच रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चंद ही दिनों की बात है। इस पर कमाल कहता है कि नहीं, अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सेहत डाउन ही होती जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ठीक हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे अंदर वो वीकनेस ही है, वो जो ऐसा लग रहा है जैसे जो मुझे मौत के पास ही लेके जा रही है। इसके बाद आइज़ल बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है कि आइंदा से मैं आपके मुंह से इस तरह की कोई भी बात ना सुनूं। ये आपने आखिरी दफ़ा इस तरह की बात की है, लेकिन आइंदा से इस किस्म की बात की तो मैं आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊंगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि आइज़ल और इर्सा जो है दोनों एक दूसरे को गुस्से की तरह देख रही बड़ी होती हैं। गलतफहमी में है कि उसने उसकी बात का मान नहीं रखा, बल्कि उसने दानियाल की बात का मान रखा है। दानियाल को तो अपना लालच है और वो अपना लालच पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ईर्षा को तो इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि दानियाल जो है वो ईर्षा को दोनों हाथों से लूटना चाह रहा है। उसका दिल है हर चीज़ वो अपने अंडर कर ले। ईर्षा फ़िलहाल इन बातों को नहीं समझ रही है। बहरहाल कमाल काफ़ी खुश है कि उसने इस बात का मान रख लिया है और उसके दिल से काफ़ी बोझ हल्का हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही कमाल बात करता है आइज़ल से और आइज़ल को कहता है क्या तुम्हें ये मेरी बात पसंद आई है, यानी कि अब सारा काम जो है ऑफ़िस का वो अब ईर्षा ही सँभालेगी। पहले तो आइज़ल चौंक जाती है और बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, और कहती है कि आखिर उन्हें इतनी छोटी मामा को इतनी समझ कैसे है और किसी चीज़ की नहीं है। आप कैसे उन पे हर चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो इन बातों को हैंडल नहीं कर सकती हैं। इस पर आप देखेंगे कमाल कहता है कि नहीं, वो बहुत समझदार है, वो हर चीज़ को हैंडल कर लेगी। मुझे इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है, मुझे यकीन है कि सारा मामला खुद ही तय कर लेगी। जिस पर आइज़ल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आइज़ल को समझ आ जाती है कि मैं इसको इस घर से निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन उसके कदम तो इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और ये बात उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। इसके बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है, क्योंकि उस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उसको कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। उसकी प्लानिंग और कुछ है और ये सारा कुछ और हो रहा है, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो फरियाद के पास जाती है, कहती है कि जो कुछ तुम कर रही हो बिल्कुल भी हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रही। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हर चीज़ को बंद कर दूँ और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना। इस पर वो कहती है कि आखिर मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मामला सेट नहीं हो रहा। इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ तो तुम ऐसे ज़्यादती नहीं कर सकती हो और ना ही तुम्हें इस किस्म की ज़्यादती करनी चाहिए। इस पर आप देखेंगे कि वो फरियाल को, यानी कि आइज़ल जो है फरियाल को समझाती है कि तुम्हें बड़ी ही अक्लमंदी के साथ काम करना होगा। ईर्सा बहुत ही चालाक है, वो सारा कुछ अपने अंडर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें किसी तरीके से उसको कहना है, कमाल को, यानी कि मेरे बाप को कहना है कि मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, अपने अंडर करने की कोशिश करो। लेकिन तुम होगे, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। फरियाल भी कहती है हाँ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कभी भी ईर्षा के हाथ सारा कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसके कदम इस घर में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और उसको निकालना यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो
جائے گا، اس لیے ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا، اور اب یہ کام تو ہونے ہی نہیں ہے کہ دینا جو بابا کام ہونے آنٹی والا ہے۔ فریال کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انہیں فوراً ڈاکٹر پاس لے کے جانا چاہیے۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ فٹافٹ سے آتا ہے کمال اور جا کر کیا پوچھتا ہے فریال کو کیا ہوا۔ فریال بتاتی ہے کہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، مجھے آئی نیڈ ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے ڈاکٹر پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کے لیے لگتا ہے تو آگے سے آپ دیکھیں گے کہ ارسا بڑے ہی غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کمال کے پاس۔ اس کو ظاہری بات ہے کہ اس نے اس کی مدد تو کرنی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ بالکل بے سہارا ہے اور اس کی مدد کون کرے گا، اس لیے ہی صرف اس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ البتہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، جو سمجھ رہی ہے ارسا بالکل غلط ہے، لیکن ارسا جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، کیونکہ اس کو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنا اس پہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو اس باتوں کا احساس نہیں ہو رہا اور وہ اپنی ہی زندگی میں بس مگن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئزل جو ہے وہ جا کر کہتی ہے اس ارسا کو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بابا جو ہیں فریال آنٹی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور ہر آئے دن ان کے ساتھ ہی وہ وقت گزارتے ہیں، آپ دونوں کے درمیان کافی زیادہ مجھے لگتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں ہو پا رہی ہے، میں اس چیز کو محسوس کر رہی ہوں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے، ارسا کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے یہ مشورے یعنی مجھے جو دے رہی ہو یہ تم اپنے پاس ہی رکھو تو ہی بہتر ہے، ورنہ معاملہ زیادہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ کافی دیر ان کی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ یہ بھی فریال کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، ساری اس کی ملی جلی بقت ہے اور دونوں ایک ساتھ ہی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارسا کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم فریال کے ساتھ مل کر یہ ساری گیم چلا رہی ہو، لیکن اگر تم ایسا کر رہی ہو تو میں تمہیں کبھی بھی ان باتوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آگے سے آئزل کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل ہی چکا ہے تو آپ بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ میں ایسا کر کے ہی رہوں گی جو میں کر رہی ہوں، اور مجھے ان باتوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو بہت جلد اس گھر سے نکال کر ہی سانس لوں گی۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ کہتی ہے ارسا کہ میں اس گھر میں خود بھی نہیں رہنا چاہتی، یہ تمہاری بھی غلط فہمی ہے، تم جو سوچ رہی ہو وہ بالکل غلط ہے، میں ایک منٹ کے لیے بھی اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے ادھر رہنا ہے۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ آئزل اس کو کہتی ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن میں آپ کو ادھر برداشت نہیں کر سکتی، اب آپ بھی یہ بات سمجھ لیں تو پھر ہی بہتر ہے، ورنہ آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور میرے لیے بھی مشکل ہے، مجھے اس طرح کے مزید حربے آزمانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ میری فوراً سے بات مان لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ آگے سے ارسا کہتی ہے کہ میں بہت جلد ادھر سے چلی جاؤں گی، تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔